यूहान जैसे ही ईशा को बेड पर लिटाकर खड़ा होता है, ठीक वैसे ही उसकी आंखें एकदम हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और वो अपने पेंट के तरफ देखने लगता है जहां पर खून के कुछ छींटे होते हैं। जिसे देख यूहान एकदम शोक सा अपनी जगह पर ही खड़ा सा हो जाता है। जब यूहान अपने भाई को ऐसे हैरान होकर खड़ा देखता है तो वो भी यूहान की नजरों का पीछा कर उसके पेंट पर देखता है जिस पर खून के कुछ स्टोन लगे होते हैं। जिसे देख यूहान भी हल्का सा हैरान हो जाता है। और वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही यूहान जल्दी से बेड पर जाकर ईशा के ऊपर डला चादर हटा देता है। जैसे ही ईशा इस चीज को महसूस करती है वैसे ही उसका दिल वापस से एक अनजाने डर से भर जाता है। और उसकी आंखों में वापस से आंसू आ जाते हैं और उसे ऐसा लगने लगता है जैसे ये दोनों ही भाई वापस से अब उसके साथ वही सब करने वाले हैं जो उन्होंने सुबह किया था। जिसे सोचकर ही ईशा काफी ज्यादा सहम जाती हैं। मगर उसके अंदर मना करने इतनी हिम्मत भी नहीं थी, जिस कारण वो बस अपने दोनों हाथों से बेड सीट को ही कसकर अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में भींच लेती हैं। तो व्यूहान वो ईशा के ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर ईशा की लोअर बॉडी को देखने लगता है, जो काफी ज्यादा सूज चुकी थी। और यूहान के ऐसे झटके से खींचने की वजह से दोनों पैरों के आपस में टकराने की वजह से सूजी हुई जगह से खून निकलने लगा था। जिसे देख यूहान काफी ज्यादा डर जाता है और जल्दी से वो पास रखे ड्रोज से ही ऑइंटमेंट निकाल उसे अपने हाथ की उंगलियों में लेकर जैसे ही ईशा के उन नाजुक जगहों पर लगाता है वैसे ही दर्द के कारण ईशा की एक आह निकल पड़ती है। जिसे सुनकर यूहान के हाथ एक पल के लिए रुक से जाते हैं। और उसे अपने किए पर काफी ज्यादा अफसोस होने लगता है। तो यूहान उसके चेहरे पर भी हल्का अफसोस साफ नजर आ रहा था। और वो बस ईशा के कमर से नीचे ही देख रहा था जहाँ की सारी जगह काफी बुरी तरह से सूज चुकी थी। और उनमें से हल्का खून भी रिस रहा था। व्यूहान ईशा की आह सुन बड़े ही आराम से उसे दवाई लगा रहा होता है और व्यूहान के हाथों का स्पर्श महसूस कर ईशा काफी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे इस समय काफी ज्यादा गंदा लग रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं जाकर अपनी जान दे दे या फिर इन दोनों भाइयों की जान ले ले जिन्होंने उसे बस एक इस्तेमाल का सामान समझ कर रखा है। मगर ये सब ईशा बस सोच सकती थी कर नहीं, क्योंकि उसके अंदर अपनी जान देने इतनी हिम्मत नहीं थी। ना ही इन दोनों डेविल की जान लेने जितनी ताकत, इसलिए वो बस अपनी आंखें बंद किए हुए ही रहती हैं। और आंखें बंद किए ही उसे कब नींद लग जाती है ये उसे खुद भी पता ही नहीं चलता है। तो यूहान ईशा के पूरे बदन पर अच्छी तरह से दवाई लगाने के बाद खुद भी उसी के पास उससे थोड़ी दूरी बनाकर बिना कुछ खाए ही लेट जाता है। यूहान भी अपने भाई को कुछ ना खाते देख खुद भी ईशा के दूसरे साइड जाकर बड़ा सा ब्लैंकेट तीनों के ऊपर डाल खुद भी ईशा से थोड़ी दूरी बनाकर लेट जाता है। दोनों ही भाई बस सोती हुई ईशा को ही देखे जा रहे थे, जिसके चेहरे पर नींद में भी दर्द साफ दिखाई दे रहा था। जिसे देख यूहान और व्यूहान दोनों को ही अपनी गलती पर काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था। और वो दोनों वैसे ही अपने अफसोस के साथ ईशा को देखते हुए ही सो जाते हैं। अगले दिन जब ईशा की आंखें खुलती हैं तो इस समय दोपहर के 12 बज रहे थे। ईशा अपनी आंखें खोलते ही सबसे पहले अपने आसपास देखती है तो उसे बेड पर कोई भी नहीं दिखता है। जिसके बाद वो दीवार में लगी घड़ी पर समय देखती हैं तो 12 बज रहे देखकर थोड़ी हैरान जरूर होती हैं, पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती हैं, बल्कि ईशा धीरे से बेड से उठकर बैठ जाती हैं। पर आज ईशा को काफी अच्छा महसूस हो रहा था, उसे कल की तरह बिल्कुल भी दर्द जैसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। अब ये रात में खाई गोली का असर था या व्यूहान की लगाई दवाई का, वो तो ईशा को नहीं पता था। मगर फिर भी ईशा को इस समय काफी अच्छा लग रहा था। ईशा धीरे से बेड से नीचे उतरकर बाथरूम में चली जाती है और जाकर सीधे गर्म पानी से भरे बाथटब में बैठ जाती है। दूसरी तरफ ऑफिस में दोनों ही भाई अपने केबिन में बैठे काम कर रहे होते हैं। तभी उनके केबिन में नोक की आवाज आती है, जिसे सुन यूहान बिना देखे ही कम इन बोलता है। जिसे सुन बाहर से यूहान का असिस्टेंट अंदर आते हुए बोला, सर बाहर आपसे कोई लड़की मिलने आई है। जैसे ही उन दोनों भाई के कानों में ये शब्द पड़ते हैं वैसे ही उन दोनों की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। और वो दोनों ही अपनी जलती हुई निगाहों से उस असिस्टेंट को देखने लगते हैं।
अपने दोनों डेविल बॉस की जलती हुई निगाहों को खुद पर महसूस कर असिस्टेंट का काफी बुरा हाल हो जाता है और उसका मन करता है कि अभी धरती फट जाए और वो भी सीता मैया की तरह ही धरती पर घुस जाए ताकि उसके दोनों ही डेविल बॉस उसे ढूंढ ना पाए। अभी असिस्टेंट अपनी सोच में ही गुम था, उतने में ही उसके कानों में बेहद ही खतरनाक आवाज पड़ती है जिसे सुनकर तो असिस्टेंट की रूह भी कांपने ही वाली होती है। व्यूहान अपनी सर्द आवाज अब बक भी या पीले चावल डालकर न्योता देने का इंतजार कर रहा है। यूहान भी अपनी सर्द आवाज में, या फिर हमारे पेट तुम्हारा मुंह खुलवाए। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही दोनों भाई इस बात को बोलते हैं ठीक वैसे ही असिस्टेंट डरते हुए ही किसी रोबोट की तरह बोल पड़ता है, सर बाहर मिस सनाया सालुके आई हुई है जो आपसे मिलने की जिद कर रही हैं। हमने उन्हें बहुत समझाया वो आपसे मिल नहीं सकती हैं मगर फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ी है। वो आपसे मिले बिना यहाँ से जाएगी नहीं। ये इतना बोल असिस्टेंट एक गहरी सांस लेता है। सनाया सालुके का नाम सुनकर दोनों ही भाई की बोहें सिकुड़ जाती है और उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल पड़ जाती हैं। एपिसोड 37। सनाया का नाम सुनते ही दोनों भाई की बोहें सिकुड़ जाती हैं और आंखें एकदम गुस्से से लाल हो जाती है और उन दोनों को ही सनाया का व्यूहान का हाथ पकड़ना याद आ जाता है, जिसे याद कर दोनों का ही गुस्सा आसमान छू जाता है और दोनों ही गुस्से में एक साथ बोले उस लड़की को अभी यहाँ भेजो। जैसे ही दोनों भाई इस बात को बोलते हैं ठीक वैसे ही असिस्टेंट तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। यूहान काफी गुस्से में, लगता है उस सालुके और उसकी बेटी दोनों को मौत से डर नहीं है। तभी तो उस सालुके की बेटी की इतनी हिम्मत जो कल 2 गोलियों को खाने के बाद भी वो यहाँ तक आई। व्यूहान डेविल मुस्कान लिए, कोई बात नहीं भाई, वो यहाँ आई तो है मगर यहाँ से वापस नहीं जा पाएगी। इतना बोल व्यूहान डेविल मुस्कान लिए ही केबिन में ही सोफे पर बैठे उन 4 छोटे बच्चों को देखने लगते हैं, जो 2 काले चीते के बच्चे हैं, तो 2 बड़े बाले बब्बर शेर के बच्चे जिन्हें देखते हुए ही व्यूहान के होठों पर काफी बड़ी बाली डेविल मुस्कान थी, जिसे देखकर यूहान के फेस पर भी ठीक वैसे ही डेविल मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ ईशा नहाकर बाथरूम से बाहर निकलती हैं और अपने मम्मी पापा द्वारा दिए गए अपने उस बड़े से बैग के पास जा उसे खोल लेती हैं, जिसे खोलने के बाद ईशा को उसमें अपना काफी सारा सामान देखने को मिलता है, जिन्हें देख ईशा की आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं और वो एक सूट निकालकर उसे पहन लेती हैं। फिर किसी तरह से अपने बैग की खींचकर बेड के ऊपर रखती हैं और उसमें रखे अपने सारे कपड़ों को निकाल बेड से खड़ी होते हुए खुद से ही बोली, मैं अपने इन कपड़ों को कहाँ पर रखूं? अगर मैंने इन कपड़ों को इन दोनों के कपड़ों के साथ रखा और इन्हें गुस्सा आ गया तो? बोलते हुए ही ईशा अपनी बातों को अधूरी छोड़ अपने कबर्ड के पास जाती है, जहाँ पर उसके लिए काफी सारे अच्छे अच्छे कपड़े रखे हुए थे। ईशा उन सभी कपड़ों को निकाल दूसरे वाले कबर्ड में डाल देती हैं और उस कबर्ड को पूरी तरह से खाली कर अपने खुद के कपड़े उस कबर्ड पर रख देती हैं। फिर ईशा बैग से अपनी कॉलेज की किताब और सामान सब निकाल कर कबर्ड में ही रख देती हैं। ऐसे ही एक एक कर ईशा अपना सारा सामान उस कबर्ड में रख देती हैं, जिसके बाद लास्ट में ईशा को अपना पैसा जमा करने वाला छोटा सा गुल्लक मिलता है, जो स्टील का था, जिस पर लॉक भी लगा हुआ था और ईशा उस पर ही अपने सारे पैसे जमा कर रखती थी। उस डिब्बे को देख ईशा को कुछ याद आता है और वो उस डिब्बे को खोल उसमें रखे पैसों को निकाल गिनने लगती हैं, जिसे गिनने के बाद ईशा उसमें से 200 रुपए निकाल उस गुल्लक को भी ले जाकर कबर्ड में रख देती हैं और कमरे से बाहर निकल जाती हैं। जैसे ही ईशा कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आती है वैसे ही उसे कली दिख जाती है, जो वहां पर रखे सामानों की साफ सफाई कर रही होती हैं, जिसे देखने के बाद ईशा उसे पूरी तरह से इग्नोर कर घर के बाहर निकल जाती हैं। मगर जैसे ही वो बाहर निकलती हैं वैसे ही वो दोनों गार्ड उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जो पिछली बार उसके साथ गए थे, जिन्हें देख ईशा अपने हाथ में रखे पैसे, जिनमें 20 और 50 की नोट रखी थी, वो पैसे उस गार्ड के हाथ में दे वहां से बिना कुछ बोले ही घर के अंदर जाने लगती हैं। जिसे ऐसा करते देख वो गार्ड धीरे से बोला, मैडम ये पैसे किस लिए?
उद्धरण चिन्ह। ईशा बिना मुड़े ही अपनी कमजोर सी आवाज में, ये आपके ही पैसे ही काले बेगन जिसे मैंने उधार लिया था तो अब वापस कर रही हूँ, इतना बोल ईशा घर के अंदर चली जाती है तो वो गार्ड बस अपने हाथ में रखे उन पैसों को देख रहा था मगर वो कुछ भी नहीं बोलता है और उन पैसों को रख लेता है। घर के अंदर आते ही ईशा किचन के तरफ जाने लगती हैं, जिसे किचन में जाते देख कली जल्दी से ईशा के सामने आकर उसे देख बोली, मैडम आपको जो खाना है आप मुझे बता दो, मैं आपके लिए बना दूंगी। ईशा कली की बात सुन कुछ भी नहीं बोलती हैं, बल्कि वो खुद ही किचन में चली जाती हैं। जहाँ जाते ही ईशा किचन में चारों तरफ देखने लगती हैं और खुद के लिए कुछ बनाने का सोचने लगती हैं। कली बस ईशा को देखे जा रही थी मगर उसे कुछ बोलती नहीं है। तभी ईशा फ्रिज खोल उसके अंदर रखे पके हुए 5 से 6 टोमेटो को निकाल उन्हें ही साफ धोकर अपने साथ लेकर किचन से निकल जाती है, जिसे कली बस हैरानी से देख रही होती हैं। ऑफिस में यूहान और व्यूहान दोनों ही काफी ज्यादा गुस्से में ही अपने होठों पर एक डेविल मुस्कान लिए सनाया को देख रही थे, जिसने काफी ज्यादा भड़कीले कपड़े पहन कर आई थी, जिसके कपड़े इतने ज्यादा रिवीलिंग थे, जिनमें उसके बॉडी पार्ट भी साफ देखे जा सकते थे। सनाया जो यहाँ आ तो गई थी मगर यहाँ आने के बाद उसका डर से काफी ज्यादा बुरा हाल था और उससे भी ज्यादा डर तो उसे इन दोनों भाइयों की इन डेविल मुस्कान को देखकर हो रहा था, जो काफी ज्यादा खतरनाक थी। इस समय सनाया को सच में यहाँ आने के अपने फैसले पर काफी ज्यादा पछतावा हो रहा था और उसी के साथ उसका सारा शरीर भी डर से कांपे जा रहा था। उसके दोनों तरफ 2 काले चीते के बच्चे बैठे हुए थे, तो उसके सामने बैठे दोनों डेविल की गोद में शेर के बच्चे बैठे हुए थे, जिन्हें देख सनाया की आंखें भी डर से कांप रही थी मगर किसी तरह सनाया अपने अंदर मौजूद सारी हिम्मत जमा कर उन दोनों भाई को देख अपने गले के नीचे थूक गटक कर बोली, मिस्टर आहूजा, आई एम सॉरी, मुझसे सच में कल गलती हो गई, जो मैंने वैसे आपका हाथ पकड़ी उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, पर प्लीज मुझे यहाँ से जाने के लिए मत बोलिए, वैसे भी मैं हमेशा से ही अपने मोम डैड से दूर रही हूँ, प्लीज अब आप और मुझे यहाँ से जाने का बोल, मुझे अपने घर परिवार से दूर मत करिए। ये बोलते हुए ही सनाया के होठ कांप रहे होते हैं। सनाया की बात सुन यूहान एक शैतानी चमक लिए, तो तुझे लगता है तू हमसे माफी मांगेगी और हम तुझे माफ कर देंगे? क्या तूने सुनी नहीं थी हम तुझे यहाँ से जाने का बोले थे, तो तू यहाँ से गई नहीं, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। ये सारी ही बातें यूहान अपनी रोकदार आवाज में बोलता है, जिसे सुनकर सनाया अंदर तक सहम जाती हैं। यूहान अपनी आंखों में खून लिए, तुझे देखकर लगता है तू यहाँ हमसे माफी मांगने नहीं बल्कि अपने जिस्म की नुमाइश करने आई है, मगर तुझे क्या लगता है तू अपने इस बदसूरत से जिस्म की नुमाइश कर हमें अपने जाल में फंसा पाएगी? अगर तुझे ऐसा लगता है तो तू पूरी तरह से गलत है, वैसे भी हमें तुझ जैसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अब जब तूने यहाँ आने की गलती की, यहाँ तक हमसे बात करने की गलती की है, तो सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। इतना बोलते ही यूहान शैतानों की तरह हंसने लगता है, जिसकी शैतानी हंसी उस केबिन में गूंज उठती है, जिसे देख सनाया की आत्मा भी कांप जाती है और वो कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही यूहान गुस्से में बोला, अपनी जान प्यारी है तो बच हमारे पेट से, तेरे पास बस 1 मिनट का समय है इनसे बचने का, और अगर तू बचकर ऑफिस से बाहर निकल गई तो तू आजाद नहीं तो तेरा ये गंदा सा शरीर जाएगा हमारे पेट के अंदर। इतना बोल यूहान अपनी गोद में बैठे शेर को छोड़ देता है तो सनाया जल्दी से केबिन के बाहर भागती है और चारों बच्चे भी एक साथ उसके पीछे भागते हैं। हेलो दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, साथ ही 500 लाइक और 100 कमेंट का टारगेट पूरा कर दूसरा एपिसोड पाए।